Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमने डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 11.1 कर ली थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज 2 और आज मैं आपको जो है सिखाने वाली हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, जिससे कि क्या करना है, हम इनवर्स प्रोपोर्शन के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले इनवर्स प्रोपोर्शन समझेंगे। और उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके लिए एकदम एडवांस वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट यही चीज़ की उम्मीद हम आपसे करते हैं और होप करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनवर्स प्रपोर्शंस। उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है डियर स्टूडेंट इनवर्स प्रपोर्शन। मैंने जैसे कि कल आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन होता है जिसमें आपकी अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और जिसमें अगर आपकी एक चीज़ घट रही है और दूसरी भी घटेगी। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। आज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन दोनों सेम होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपकी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी। सपोज मान लो कि आपकी एक कंपनी है, वहाँ पे आपने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ वर्कर्स अभी 2 हैं, काम बहुत सारा है और वो भी काम कर ले रहे हैं। लेकिन मान लो अगर आपने 4 वर्कर्स रख लिए तो वही काम जो 2 वर्कर्स कर रहे थे वो काम अब बहुत कम समय में होगा, है ना। तो इसका मतलब कि आपने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए तो टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क इज डिक्रीजिंग, राइट। सो एक चीज़ बढ़ती है इधर और एक दूसरी चीज़ घटती है वहीं पर। तो इनवर्स प्रोपोर्शन बेसिकली ये होता है। अब एक्सरसाइज 11.2 जो है उसको करते हैं और समझते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो भाई आज हमारी डेट क्या है, आज है 31, राइट, क्योंकि हम लोग 31 को वीडियो डाल रहे हैं। 31 आज हेलोवीन भी है। सो हैप्पी हेलोवीन डियर स्टूडेंट्स, एंड आपको मैं बहुत अच्छा हेलोवीन विश करती हूँ। ठीक है, कद्दू अद्दू लगाते हैं बच्चे तो आप भी लगाएंगे शायद। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, तो आप देखो यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। और जब भी आप ये चीज़ बताते हो तब आपको कारण ज़रूर लिखना होता है। भाई ये नहीं कि भाई इतना बताया कि भाई हाँ इनवर्स प्रपोर्शन में है, पर ये नहीं बताया कि भाई कारण क्या है, क्यों है वो इनवर्स प्रपोर्शन में, ये तो बताया नहीं। तो ये चीज़ भी आपको बतानी होती है। तो ये है एक्सरसाइज आपकी 13.2। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। जॉब मतलब होता है काम, ठीक है, नौकरी को कंप्लीट करने में, यानी कि जो नौकरी आप कर रहे हो वो नौकर क्या होता है, वो हमारे घर के काम करता है और उसकी नौकरी क्या है, वो हमारी साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम जब जॉब में करने जाते हैं तो वहाँ हमारी नौकरी होती है, हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो वो नौकरी कंप्लीट करने के लिए टाइम। तो अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब विल डिक्रीज। सो यू विल राइट फर्स्ट वन इन इनवर्स प्रपोर्शन, और फिर आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन यू विल राइट हियर सिंस if we increase the number of workers, the time taken to complete the job will decrease, है ना। सीधी सी बात है तो कि भाई अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करोगे तो टाइम तुम ले रहे हो एक काम को कंप्लीट करने में वो डिक्रीज होगा, राइट। सो एक चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो अगेन ये इनवर्स प्रपोर्शन में है। देन देखो नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर जर्नी, आपकी एक जर्नी है। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली
आपके वहाँ से कम है 232 किलोमीटर दूर, ठीक है, और आप अपनी गाड़ी से जाते हो एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक ही तरह की स्पीड में पूरे समय तक आप चल रहे हो। तो यूनिफॉर्म स्पीड और डिस्टेंस जो आपकी है वो तो सेम ही रहेगी, है ना, वो तो बदलेगी नहीं। तो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं, डिस्टेंस में सेम है, तो भैया यहाँ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि अब आपको हर चीज़ के लिए रीज़न लिखना है। ऐसे तो आप डायरेक्ट प्रपोर्शन लिखोगे नहीं, तो आप क्या रीज़न लिखोगे, सिंस द टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज फिक्स्ड, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी is fixed and distance is traveled in uniform motion. Distance is traveled in uniform speed, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट आता है थर्ड वाला कह रहे थे एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो अब देखो भाई, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, आपका एक लैंड होता है कोई भी, वहाँ पे आप कुछ कल्टिवेट करते हो, जो आप क्रॉप को काटते हो, क्रॉप भी तो उतनी होगी कि जितना आपका लैंड है। अंटिल देयर इज अ कंडीशन लाइक ड्रॉट, या वहाँ कंडीशन है कि आपकी सीड्स खराब है, तब तक कुछ नहीं होगा। बट जनरल वे अगर आपकी सारी सीड्स सही हैं, सब सही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली जो आप कल्टिवेट करोगे जितनी एरिया ऑफ लैंड में उतनी क्रॉप आपको मिलेगी, यानी कि एरिया ऑफ द लैंड भी सेम है और जो क्रॉप हमें मिल रही है वो भी सेम है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई एरिया ऑफ द लैंड ज़्यादा है तो भाई क्रॉप डिक्रीज हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, या एरिया ऑफ द लैंड कम है लेकिन क्रॉप ज़्यादा उग रही है, दोनों चीज़ सेम हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अंटिल देयर इज अ कंडीशंस लाइक सीड्स खराब हैं या कुछ है, अगर सीड्स खराब होते या कुछ होता तब तो हम कहते कि मैम दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, बट इसमें तो भैया सीड भी खराब नहीं है, कुछ नहीं है, तो भैया इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ से आया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंस द एरिया ऑफ द लैंड, the area of the cultivated land is fixed and the crop when the crop are cut, they are cut from the whole land, so this is direct proportion. Since the area of the land is fixed and crop is cut from the whole land, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है आपका चौथा वाला, वो क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो अब देखो टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी तो फिक्स्ड है, दिल्ली जा रहे हो 232 किलोमीटर है, दूर है दिल्ली, और वो फिक्स्ड है, लेकिन अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दी है, यहाँ पे दी है स्पीड ऑफ द व्हीकल। क्या पता कभी आप तेज गाड़ी चला रहे हो, क्या पता कभी आप स्लो गाड़ी चला रहे हो। अगर आप तेज गाड़ी चलाते हो, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली जो आपकी जर्नी की डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, है ना। सो दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस if we increase the speed of the vehicle, if we increase the speed of the vehicle, the distance will decrease, distance of a journey will decrease, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बस आपको लिखनी थी। अब आ जाते हैं पांचवें वाले में, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। नाउ अगर आपकी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन, द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन विल डिक्रीज,
है ना। अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो एक बंदे का एरिया है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो एरिया ऑफ द लैंड ऑफ पर पर्सन विल डिक्रीज। तो यहाँ पे भी एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, तो अगेन इट इज़ अ इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, क्योंकि कोई भी जो है आप खाली लिखोगे नहीं, आप जब भी कुछ चीज़ लिखते हो तो उसका आपको रीज़न समझाना पड़ता है। अगर रीज़न समझाओगे तो टीचर आधा नंबर ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस if the population will increase, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, सो इफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज, सो द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन विल डिक्रीज। ठीक है, तो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेलीविजन मतलब यहाँ पे आता है क्वेश्चन आता है that in a television game show the prize money of 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the price of the money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो देखो, टेलीविजन गेम शो होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछोगे भाई मैम कौन सा टेलीविजन शो देख लिया आपने जो आप बोल रहे हो, तो देखो भाई टेलीविज़न शो बहुत सारे होते रहते हैं। अब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो वो बायजूस करवाता है एक, पता नहीं डिज्नी वाला, मेरे को नहीं पता, लेकिन डिस्कवरी वाला, सॉरी बायजूस कराता है एक डिस्कवरी चैनल में एक टेलीविज़न गेम शो कराता है नॉलेज वाला। ठीक है, तो भाई वैसे ही एक गेम शो टीवी में हो रहा होगा। ठीक है, तो अब प्राइज मनी है 1 लाख, ओके, एंड इज टू बी डिवाइडेड इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। सब बहुत सारे विनर होंगे, है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही विनर होगा, बहुत सारे विनर्स हैं। तो हमें विनर्स के अमंग को प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें एक टेबल दी है जिसमें हमें दिया है नंबर ऑफ विनर्स एंड द प्राइज फॉर ईच विनर। ओके, सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी given to the individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो फिर हमें देखना है कि भाई प्राइस में डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, आपके पास एक पिज्ज़ा था, ठीक है, वो मीडियम साइज का, इसमें 6 पीसेस है। मान लो कि उसी समय 2 लोग और आ गए, तो आप कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। अब पिज्ज़ा को डिवाइड करना पड़ेगा, सो हर एक को कितने पीसेस मिलेंगे, हर एक को मैम 2-2 पीसेस मिलेंगे। कोई बात नहीं, हमने दे दिया, दान कर दिया पिज्ज़ा। ठीक है, 2-2 पीसेस मिल जाएंगे हर एक को। ठीक है, मतलब आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब आप अकेले थे तब तो आपको पूरे 6 पीसेस मिल रहे थे, पर 2 लोग और आ गए तो 3 लोग हो गए, अब सबको 2-2 पीसेस मिल रहे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ जो लोग हैं वो इंक्रीज हो रहा है, तो the number of getting pizza slices is decreasing, right? So here one cheese is increasing and दूसरी is decreasing, right? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। वैसे ही नंबर ऑफ विनर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्राइज मनी टू गिवन द अमंग्स द विनर विल ऑब्वियसली डिक्रीज, सबको कम कम पैसा मिलेगा, मतलब प्राइज मनी इज डिक्रीजिंग बट द नंबर ऑफ विनर्स इज इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी घट रही है, प्राइस मनी घट रहा है, नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में, यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दैट इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले लिखोगे इनवर्स प्रोपोर्शन since the number of winner is increasing, so prize money is decreasing, है ना।
सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि वैल्यूज़ भी तो निकालनी है। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन होता सो व्हाट वी हैव टू डू, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता तो हम लोग कुछ नहीं करते मैम, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते, एक की वैल्यू निकालते फिर दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते, यही करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में, है ना। लेकिन ये तो मैम इन्वर्स प्रपोर्शन, वैसे निकालना सबको आता है, सब डिवाइड कर देंगे, बट कैसे करना है, व्हाट इज़ अ वे यू सी। देखो 1 का दिया है, एक को तो 1 लाख मिल रहे हैं, 2 विनर्स हैं, 50,000 डिवाइड हो गए, 4 विनर्स हैं। तो अब देखो नंबर ऑफ विनर्स का रेशियो लोगे, देखो 1 का दिया है ना, 1 से स्टार्ट करोगे हमेशा, 1 के नीचे लिखोगे 1/4, वाई 1/4 इज अ रेशियो, 1/4 इज अ रेशियो। नंबर ऑफ विनर्स रेशियो हमेशा एक ही क्वांटिटी में ली जाते हैं। कोई कोई बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले लिया भाई उन्होंने ले लिया 1/1000 इजिकल टू x/4, ये भी ले लेते हैं कोई कोई बच्चे, मतलब मैं बता रही हूँ वो गलत है, ठीक है। आप लोग रेशियो की जो क्वांटिटी है वो सेम चीज़ में देंगे, 1/4 इजिकल टू, मान लो कि 4 के नीचे x है, 5 के नीचे y है, 8 के नीचे z है, 10 के नीचे w है और 20 के नीचे है s, ठीक है। मैंने मान लिया ये फटाफट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे कि भाई मैम ने कुछ लिखा था। एक मिनट, x y z w, ये हो गया s, ठीक है। तो अब देखो मैंने 4 वाला x माना था, तो अब 1/4 इजिकल टू x/1,00,000, ठीक है। और x क्या है, x को मैंने सेम क्वांटिटी के साथ मेजर किया है, वो है प्राइस मनी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, x इजिकल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4, और डिवाइड करेंगे 4 से, हमें मिल गया 25,000। 25,000 इज अ मनी फॉर 4 विनर्स। अगर 4 विनर्स हैं तो 25,000 में बढ़ जाएगा। देन आपका आता है 5 विनर्स में। अब 5 विनर्स मैंने माना था x y माना था, तो 1/5 इजिकल टू x/1,00,000। सो x इजिकल टू 1,00,000, सॉरी नॉट x, इट इज़ y, ओके, y इज इक्वल टू 1,00,000/5, तो 1,00,000/5 विल गिव यू हाउ मच, 20,000, ठीक है। अगर 5 विनर हो गए तो 20,000 प्राइज मनी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू हैव 8 विनर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू z/1,00,000, ठीक है, z/1,00,000। तो ये कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1,00,000 z इज इक्वल टू 1,00,000 divided by 8. So when you will divide, how much answer you are going to get? 12,500 rupees अगर 8 winners आते हैं, ठीक है। Similarly 10 winners, similarly we have 10 winners, तो यहाँ पे 1/10 is equal to w/1,00,000, ठीक है। तो w is equal to 1,00,000/10, हाउ मच आंसर, 10,000 अगर 10 विनर्स है, ठीक है। देन अगेन 20 विनर्स, सो 1/20 इज इक्वल टू s/1,00,000, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 1,00,000/20, अगेन वी आर गोइंग टू गेट 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है, ये नहीं कि भैया इसमें तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, हमें भी पता है डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, बट द मेन थिंग इज कि इन्वर्स प्रोपोर्शन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपना दिमाग लगाओ तो वही सही निकले, आपको हमेशा प्रपोर्शंस में लेना है। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, जब 2 रेशियो एक साथ इक्वल होते हैं तभी प्रपोर्शन होता है ना। जब 2 रेशियोज इक्वल होते हैं तभी प्रपोर्शन होता है। तो इसलिए इन्वर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि भाई अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई आपको रेशियो, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें 2 क्लासेस में लगातार पढ़ा है ना, 7th और 6th में, लेकिन 8th में तो आप बढ़ के आ गए डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। वही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि इन्वर्सली डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, है ना। चलिए डिस्टर, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स,
He wants to fix equal spokes in such way that the angles between the pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ठीक है, अब यहाँ पे आता है रहमान के बारे में। तो रहमान के बारे में बताया जा रहा है कि रहमान जो है एक व्हील बनाने की कोशिश कर रहा है स्पोक्स के साथ। स्पोक्स यानी कि जो बीच में डंडियाँ टाइप की लगी है ना, ये स्पोक्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं ही वांटेड टू फिक्स इक्वल स्पोक्स, फिक्स इक्वल सच वे दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स यानी कि दो स्पोक एक साथ हैं वो इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो एक टेबल है जिसमें बता रखा है 4 के नीचे 90 है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, 6 के बाद 60 है, देन 8 के बाद कितना होगा, 10 के बाद कितना होगा, 12 के बाद कितना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने x मान लिया है, ये मैंने y मान लिया है और ये मैंने z मान लिया है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन इसी के अगेंस्ट कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, अब इसमें समझने की बात है कि भाई इन्वर्स प्रपोर्शन है या डायरेक्ट प्रपोर्शन है। कर तो कोई भी लेगा, बट ये समझने की बात है कि भाई इन्वर्स प्रपोर्शन है डायरेक्ट, क्योंकि कोई बच्चे मैंने देखे हैं रट के आ जाते हैं और कुछ भी कर देते हैं, और जब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया थोड़ा पलट कर तो उनको आता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करेगा रहमान तो क्या होगा, जो एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ द वो होगा व्हील वो डिक्रीज होगा, है ना। जितने ज़्यादा स्पोक्स उतना ज़्यादा एंगल विल डिक्रीज, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीजिंग सो द एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ स्पोक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो दैट मीन्स दैट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन since if the number of spokes is increasing so the angle between them, the angle between a pair of consecutive spokes is decreasing। ठीक है, वेरी इजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है एक, मैं आगे नहीं बढ़ सकती लेकिन मैं रीड आउट कर रही हूँ। पार्ट 1 क्वेश्चन का कह रहा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स and the angles formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion। Yes, of course। Why? Because मैंने अभी भी इसका रीजन भी लिखा है, since if the number of spokes is increasing so the angle between the pair of consecutive spokes is decreasing, इसलिए inverse proportion। So you will write first part क्या होगा, yes होगा। देन आता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कैसे करना है। 8, 10 और 12 का निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 8, 10 और 12 का कैसे निकालोगे, 4 का दे रखा है 90, सो वो कैसे करोगे, हर बार तो 1 की वैल्यू देंगे नहीं ना आपको, हर बार 1 की वैल्यू नहीं देंगे, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में भी नहीं है कि 1 की वैल्यू निकाल दी उसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में इन्वर्स प्रपोर्शन काम आता है। प्रपोर्शन का मतलब क्या है, दो रेशियोज जो इक्वल हैं क्वांटिटी में, है ना। तो देखो 4 नंबर ऑफ स्पोक्स एक साथ लेंगे, 4/8 इज इक्वल टू x/90। सो अब यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। सो 90 जो है 90, तो यहाँ पे जो है हमारा 8 कट गया 2 जा में और 4 1 जा में, सो अब 90 भी कट गया 45 में, तो ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया 8, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आप x की वैल्यू लिख सकूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने x इरेज कर दिया और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ मेरे को y भी निकालना है, मैम y भी तो है अभी, तो ठीक है y भी निकालते हैं। अब सिमिलर देखो मैं बोल रही हूँ 4/10,
4/10, ये एक रेशियो होंगे क्योंकि रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के साथ मेजर किए जाते हैं। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू। नंबर ऑफ स्पोक्स 4 और 10 लिखोगे। 4/10, 4/10 इज अ रेशियो। 4/10 इज proportion to, proportion means equal to what, y/90। सो नाउ y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 4/10। सो 10 तो कट गया, 9 10 से कट गया 90, तो 9 आया। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36 डिग्री। सो ये तो आ गया 36 डिग्री। तो मैम ये तो क्लियर हो गया कि 10 वाला तो 36 है। सिमिलरली अब आते हैं 12 वाले में। तो 12 वाला क्या होगा, 4/12 इज इक्वल टू z/90। सो अगेन z इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 4/12। सो ये कट जाएगा अगेन आपका, ठीक है। तो 12 4 से कट गया, तो ये हो गया 3 और 1। अब 3 से 90 कट गया, वो कितना जाएगा 30। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी 15 वाला। अब 15 में आप लोग मान लो फिर से x, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये होगा 4/15 इज इक्वल टू x/90। सो अगेन x की वैल्यू क्या होगी, 50, x की वैल्यू क्या होगी 90 मल्टीप्लाई बाय 4/15। 90 तो कट गया 6,000 से, तो ये गया 24 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 24 डिग्री से एंगल। तो ये कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका। हाउ मेनी स्पोक्स विल बी नीडेड इफ अ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगेन एक वैल्यू गायब है बट दूसरी है, इसमें हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालना है। सो अगेन व्हाट विल बी द इक्वेशन, 4/x, 4/x, x मान रही हूँ मैं नंबर ऑफ स्पोक्स को। तो 4/x इज इक्वल टू 40 डिग्री दी है, सो 40/90, राइट। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 40। सो कितना हो जाएगा, 9 स्पोक्स, ठीक है, 9 स्पोक्स। अब देखो हर बच्चे का दिमाग तो सेम नहीं होता। कोई कोई बच्चे कहेंगे मैम डायरेक्ट 360 से डिवाइड क्यों नहीं करते रहे। हाँ 360 भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर समय आपका 360 वाला जो फॉर्मूला है वो काम नहीं आता। अभी तो एंगल वाली बात हो रही है, तो 360 से आप कुछ भी डिवाइड करोगे आपको मिलेगा सेम। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही थी, आपका गलत भी हो सकता था, बट द क्वेश्चन वॉज ईजी। दैट क्वेश्चन बिल्कुल इंटर रिलेट कर रहा था, 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तब भी। लेकिन अब ये आपको हर बार काम नहीं आएगा, इसलिए आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का जो मेथड बताया जाता है उसको यूज़ करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 2 कॉलम बनाओगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ बनाओगे स्वीट्स। तो अब अगर 24 चिल्ड्रन है तो सबको मिल रही है 5 स्वीट। सबसे पहले देखो इनवर्स है या डायरेक्ट है। अगर 20 चिल्ड्रन होते तो कितनी स्वीट मिलती, चलो मैं मानती हूँ अगर 15 चिल्ड्रन होते तो ज़्यादा स्वीट मिलती। ऑफ कोर्स वाली बात है ना कि ज़्यादा स्वीट मिलती, अगर कम बच्चे होते तो उतनी ज़्यादा स्वीट मिलती। 24 चिल्ड्रन तब 5 स्वीट मिलती, अगर कम चिल्ड्रन होते तो और ज़्यादा स्वीट मिलती है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरा घट रही है, और एक चीज़ अगर घट रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो वही बात है, इनवर्स प्रपोर्शन आ गया। तो अब 24 चिल्ड्रन, अब वो कह रहा है हाउ मैनी वुड ईच गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। 4 से रिड्यूस कर दो 24 में तो हो गया 20। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाले जो कॉलम है उसके नीचे लिख दो 20, और स्वीट्स के नीचे लिख दो x, क्योंकि भाई पता नहीं है। तो अब क्या होगा, अब होगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, रुको। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 6 स्वीट्स, ठीक है। जैसे कितना मिलेगा 6 स्वीट्स। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का, जो भी आप लोग करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मेन चीज़ इस चीज़ में ये होती है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ मेन चीज़। व्हाट इज़ द मेन चीज़ इन दीज ऑल थिंग्स, वट एवर यू डू, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, वट एवर, मेन चीज़ ये होती है डैट आप कर कैसे रहे। मेन चीज़ यही होती है कि भाई आप कर कैसे रहें। अब देखो
मैंने यहाँ पे क्या करा 24/20, कोई बच्चे क्या करेंगे इजिकल टू 5/x। 5/x नहीं करना है, x/5 करना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्वीट्स हमें जिस चीज़ के लिए बताया गया है वो वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। तो 24/20 इजिकल टू x/5 ये होगा, तब जाके 6 स्वीट्स आंसर आएगा, वरना बच्चे हमेशा मल्टीप्लाई करते रहोगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आप डिवाइड किससे करोगे, 20 से डिवाइड करोगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 यू विल डिवाइड बाय 20, राइट। तब हम आपको मिलेगा 6 स्वीट्स एज योर आंसर। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन दिस कैटल। तो अब एक फार्मर है, उसको फूड टू फीड करना है 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट इफ देयर इज 10 more एनिमल इन द केस। अब देखो अगर 10 more एनिमल, अब एक 2 कॉलम बनाओगे, नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इट लास्ट। तो अब देखो नंबर ऑफ एनिमल्स है 20, तो फूड इज लास्टिंग टिल 6 days। देन अगर नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होता है बाय 10, सो इट विल बी 30 एनिमल्स। सो नंबर ऑफ एनिमल्स वाले कॉलम में नीचे लिख दो 30, 20/30 हो गया एक रेशियो एंड 6। अब हमें निकालना है हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट इफ देयर आर, तो यहाँ पे क्या होगा अगेन x, ठीक है। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का मेथड ये है दैट 20/30 इज इक्वल टू x/6। वाई लाइक दिस मैम, बिकॉज डियर चिल्ड्रन वेन एवर यू मल्टीप्लाई लाइक दिस, तो आपको वैल्यू किस चीज़ की दी है, जिस चीज़ की वैल्यू दी होती है उस चीज़ को देख कर ही आपको डिवाइड करना होता है ना डियर स्टूडेंट। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती, बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीज़ों में दिक्कतें करते हैं, इसलिए मैं पहले ही समझा रही थी कि बेटा इन चीज़ों में दिक्कत मत करना। तो x इजिकल टू क्या होगा, 20 बाय मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 30। सो अगेन 6 से 30 कट गया 5 में, और 5 से 20 कट गया 4 में, तो आ गया 4 days, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप डिवाइड कैसे करते हैं। कोई बच्चों ने ये करा होगी ये 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, तो ये गलत है, मैं बता रही हूँ ये गलत है, ठीक है। वैसे इसमें भी आपको 4 आंसर मिल जाता, बट वही बात हो जाती है ना कि कौन से तरीके से आप सही कर रहे हो। चलो इसमें तो मिल गया, आप स्वीट्स वाला देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्वीट्स वाला, उसमें अगर आपने गलत तरीके से करा होता तो आप क्या करते, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 24, यही करते सब लोग, है ना। मैं चलो इन जो आपका एनसीईआरटी बुक है इनमें तो चलो सॉल्यूशन मिल भी जाता है, इनमें ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, सॉल्यूशन आराम से मिल जाता है आप लोग को, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है सॉल्यूशन मिलने में। बट लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन कहीं और आता है और गलत तरीके से डिवाइड करते हो तो आंसर लाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं बता रही हूँ, इसलिए सही तरीके से करा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3% अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड, अब कॉन्ट्रैक्टर, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3% कुड रिवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 days. If he uses 4% instead of 3, how long should it take to complete the job? तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पर्सन्स, 2 कॉलम बनेंगे और दूसरी तरफ बढ़ेगा नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ पर्सन है कितना 3 और नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं 4 days। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि अगर 3 की जगह 4 यूज करते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन के नीचे 4 लिख दोगे 3 के बाद, तो 3/4 हो गया रेशियो है। अब हमें लगेगा कितने डेज इट विल टेक, राइट। सो 4 के नीचे लिख दो x। नाउ अगेन वही सॉल्विंग वाली बात आ जाती है,
सॉल्विंग वाली बात कैसे आती है कि 3/4 इज इक्वल टू x/4, ये लिखना है। अब 4 तो 4 कट हो गया नीचे से ही, अगर नीचे से तुम लोग कट नहीं भी करते हो तब भी वो कट ही होने वाला था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 days, यानी कि अगर तुम 3 की जगह 4 वर्कर्स देते हो तो 3 दिन में ही काम निपट जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्स विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। और ये मैं बीच बीच में समझाना भी भूल जा रही हूँ दैट यहाँ पे इन्वर्स प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। तो मैंने आपको शायद कौन से वाले में समझाया था, 5th वाले में समझाया था, इनफ फूड फॉर फीड। अब देखो 20 एनिमल्स को कैटल में रख रहे हैं, 6 डेज तक फूड लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल्स 20 है तो 6 डेज तक फूड लास्ट करेगा, फूड बचेगा क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स डिक्रीजिंग। बट अगर 10 मोर एनिमल्स आ गए, 20 एनिमल्स हो गया, तो नंबर ऑफ फूड लास्ट विल डिक्रीज, बिकॉज जितने ज़्यादा एनिमल उतना ज़्यादा उन्हें फूड फीड करना पड़ेगा, है ना। तो अगेन हेयर इज इनवर्स प्रपोर्शन। देन 6 वाला था कॉन्ट्रैक्टर वाला, तो अब देखो 3 पर्सन आ रहे हैं, वो 4 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज लेस सो द टाइम टेकन विल इंक्रीज। Again, if the number of person will increase, so time taken to complete the job will decrease. Again, there is an inverse proportion. अब आता है the batch of bottles. So, the batch of bottles were packed in a 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes will be filled? तो यहाँ पे आएगा batch of 2 bottles. तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो बैच ऑफ बॉटल्स आर पैक्ड इन 25 बॉक्स विद 12 बॉटल ईच बॉक्स, ठीक है। 25 बॉक्स थे तो हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स वर डिक्रीजिंग, राइट। अगर जितने ज़्यादा बॉक्स उतनी कम बॉटल्स, क्योंकि है ना, यही तो 25 बॉक्सेस में 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। 12 बॉटल थी ईच बॉक्स में, मतलब जितने ज़्यादा बॉक्सेस उतनी कम बॉटल। But अगर 20 if the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes will be filled? तो अब वो कहता है कि अगर सेम बैच को पैक किया जाता है एक बॉक्स में 20 बॉटल्स, तो कितने बॉक्सेस फिल्ड होंगे। तो अगेन एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी घट रही है ना। तो ये कैसा है, ये है आपका इनवर्स प्रपोर्शन, है ना, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बोटल्स। नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 एंड बॉटल्स आर 12। देन अब वो कहते हैं 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, तो नंबर ऑफ बॉटल के नीचे लिख दो 20, 12/20, और 25 के नीचे लिख दो x। अगेन सॉल्विंग स्किल्स, अगेन आई एम सेइंग सॉल्विंग स्किल्स, जो कि होगी x/25 इज इक्वल टू 12/20। नाउ सॉल्व, x इज इक्वल टू 12/25 divided by 20. Now you will find out, you will get how much answer? 7th one question. तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 15, है ना। कितना आएगा? 15 बॉक्सेस, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, तो देखो 15 बॉक्सेस, आंसर आ गया ना 15 बॉक्सेस। 20 बॉटल्स अब सब में फिल की जाएंगी, जितने ज़्यादा बॉक्सेस उतनी कम बॉटल्स। अब कम बॉक्सेस हैं तो बोतल तो ज़्यादा फिक्स करनी पड़ेगी ना, तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। आते हैं 8th क्वेश्चन में। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. A factory requires 42 machines. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स वाला, ठीक है। Factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines will be required to produce the same number of articles in 54 days? ठीक है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं बट इन 54 डेज में। तो अब हमें करना बताना है कि हाउ मेनी मशीन्स विल रिक्वायर, ठीक है। मशीन्स की वैल्यूज हमें नहीं दी गई है, तो बेसिकली मशीन्स के बारे में फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 2 कॉलम बनाओगे। पहला बनाओगे नंबर ऑफ मशीन्स,
नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, और दूसरी तरफ लिखोगे नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ मशीन थी 42 और गिवन आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे 63 डेज में। अब यहाँ पे हमें मशीन्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो 42/x हो गया, और इसको सॉल्व करने वाला मैंने बताया x/42 लिखोगे, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज दे गए 54, राइट, 54, तो 63/54। तो अगेन x/42 इज इक्वल टू 63/54। सो अब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 54। सो ये कट रहा है 54 और 42 6 की टेबल से कट रहा है, तो 42 आता है 7 में और 54 आता है आपका 9 में, और 9 से 63 कट रहा है 7 में, तो आपको रिक्वायर्ड होगी 49 मशीन। 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। कितनी मशीन्स? 49 मशीन जो है रिक्वायर होंगी अगर आपको सेम टाइप ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करना है 54 डेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 is here with us. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when a car travel at the speed of 80 km per hour? तो क्वेश्चन कहता है कि a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of इतना 2 hours, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ इट गोज एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो 2 hours, अगर 60 किलोमीटर की आवर में चल रही है तो 2 घंटे में पहुंच रही है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दी 80 किलोमीटर की आवर में तो ऑब्वियसली द टाइम टेकन विल डिक्रीज। सो हेयर ऑल्सो देयर इज द इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम टेकन एक कॉलम आ गया, और दूसरे कॉलम में क्या आ गया, स्पीड। सो यहाँ पे टाइम टेकन 2 hours, दूसरे कॉलम में 60 किलोमीटर पर आवर। देन अगेन वी डोंट नो द टाइम, सो वी विल राइट x, एंड इन द कॉलम ऑफ स्पीड वी विल राइट 80। तो अब सॉल्व कैसे करोगे, x/2 इज इक्वल टू 60/80। सो अगेन x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/4। ओके, या 6/4 आ गया है, तो इसको काटूंगी मैं, तो मेरे को कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, 3/2 hours। अब 3/2 hours तो लिखो क्या आओगे नहीं, 3/2 hours को थोड़ा कन्वर्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो अब 3/2 hours को जब कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 1 hour, 1/2 hours, ठीक है, ठीक है, 1 full hour एंड 1/2 hours, डेट मीन्स 1 घंटा पूरा और आधा मिनट, ठीक है। फिर देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2% could fit न्यू विंडोज इन द हाउस इन 3 days, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says that 2% could fit a new window in a house। 2% जो है न्यू विंडो हाउस में फिक्स कर सकते हैं कितने दिनों में, 3 दिन के अंदर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग विल द जॉब टेक नाउ। क्योंकि एक पर्सन तो इल हो गया, वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो अब आपका होगा इन 3 days। 2% थे, अब बस 1 पर्सन है, तो अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल जॉब टेक नाउ, क्योंकि पहले तो 3 दिन लेते, अब कितने दिन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें पहले से समझते हैं कि इनवर्स है डायरेक्ट है। तो देखो अगर 2% थे तो वर्क कंप्लीट हो रहा था 3 दिन के अंदर, 1 पर्सन बेचारा बीमार हो गया, 1 ही बचा, अब कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट होने के लिए, ये क्वेश्चन है। अब देखो
अगर 2 वर्कर थे तो 3 दिन में काम होता, लेकिन अब एक ही है। अगर नंबर ऑफ वर्कर इज डिक्रीजिंग तो टाइम टेकन विल इंक्रीज। तो यहाँ एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है। सो अगेन देयर इज व्हाट, देयर इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ पर्सन ऑन डेज, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन इज 2, तो वर्क कितने दिनों में आ जा रहा था, 3 दिन के अंदर हो जाता। लेकिन बेचारा एक बीमार हो गया, काम स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बीमार हो गया। तो अब नंबर ऑफ वर्कर्स आर 1 और टाइम टेकन विल बी x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे सॉल्व करना है, 2/1 इज इक्वल टू x बाय 3। सो अगेन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6 डेज। मतलब कि अब लगेंगे भैया 6 दिन लगेंगे अब, क्योंकि भैया एक तो बीमार हो गया, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पर्सन विल बी नीडेड टू फिट विंडो इन 1 डे। कितने पर्सन चाहिए होंगे अगर विंडो फिट करनी है एक दिन के अंदर। भाई हम लोग बहुत बिजी हैं, हमको एक दिन के अंदर विंडो फिट करके दो, हमें दूसरे दिन कहीं जाना है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है ना कभी कभी। तो दूसरे पार्ट के लिए क्या करना है भैया, दूसरे पार्ट के लिए भी कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ पर्सन क्या था, नंबर ऑफ पर्सन, 2 कॉलम बनाओगे, अगेन नंबर ऑफ डेज, तो पहले लिखोगे पर्सन में क्या 2 और नंबर ऑफ डेज 3। अब हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड 2/x और हो गया एक दिन तो 3/1। तो अगेन हम लोग लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 3/1। सो x इज इक्वल टू 2 × 3 6, यानी कि 6 पर्सन विल बी नीडेड इफ यू वांटेड टू कंप्लीट द वर्क अंडर 1 डे। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल है, 8 पीरियड्स है, हर एक पीरियड जो है 45 ड्यूरेशन का है, 45 मिनट्स की ड्यूरेशन का। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, कितना लॉन्ग ईच पीरियड होगा अगर स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे, अगर स्कूल 9 पीरियड्स अ डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ आवर स्कूल आवर्स टू बी द सेम। नंबर ऑफ स्कूल आवर्स जो है सेम है, वो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर आपके 8 पीरियड्स थे तो 45 मिनट्स था, अगर 9 पीरियड्स होंगे तो ऑब्वियसली जो सेम स्कूल आवर्स इन्होंने कहना है एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, so that means that you will, if the number of periods will increase, so what will happen, the duration of the duration of the period will decrease. So one is increasing, another one is decreasing, so another again this is an example of inverse proportion. So यहाँ पे सिमिलरली आप बनाओगे 2 कॉलम, एक में आप लिखोगे नंबर ऑफ पीरियड्स, दूसरे में आप लिखोगे टाइम ड्यूरेशन। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स है 8 और टाइम इज 45 मिनट्स। सो इफ देयर आर 9 पीरियड्स, so 8/9 45/x, now you have to solve, so 8/9 is equal to x/45, so x is equal to 45 multiplied by 8 divided by 9, so it will be 40 minutes, very simple। और ये तब इतना सिंपल लग रहा है क्योंकि उन्होंने क्या है, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम। अगर नंबर ऑफ स्कूल आवर्स सेम है तो वाली बात आ जाती है कि भाई हाँ 5 घंटे ही पढ़ाई होनी है तो 5 घंटे ही होनी है, चाहे तुम कितने पीरियड लगो। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अच्छी तरह सिखा सकते हो। अगर एज्यूमिंग नहीं होता ना नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, तब मुश्किल आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छी तरह कर लिए डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे दोनों ही एक्सरसाइज हो चुकी है डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन की। अगले वीडियो में यानी कि कल हम आपके लिए लाएंगे डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन के कुछ एग्जाम्पल जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, बहुत मज़ा आया आपके साथ करके। तो डियर स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट हो डियर स्टूडेंट आप हमसे
जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो है हम लोग नए हैं यूट्यूब में, तो अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम आपके कमेंट को इग्नोर करते हैं। हम आपके हर एक कमेंट पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी का मतलब कोई कोई बच्चे जिन्होंने कमेंट लिखे हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट डायरेक्टली इन्वेस्ट में पूछना होता है, प्लीज़ आस्क। हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसे अच्छी तरह क्लियर कर सकें। थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग द वीडियो।